अभी 1 मिनट और वेट करें, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। ओके सर। तो कल कल किन किन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के मुझे ग्रुप में सेंड किया था? बताइए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं कह रहा हूँ किस किस ने मुझे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बना के ग्रुप में सेंड किया था, जो मैंने आपको कल बताया था स्लाइड शो तक। मुझे किसी का भी वर्क नहीं मिला अभी तक ग्रुप में। ये पावर पॉइंट का काम किसने करके मुझे सेंड किया हो ग्रुप के अंदर में? अब मैसेज आया मेरे पास, सर क्या था होमवर्क? होमवर्क ये था कल रूपा जी, कल वीडियो मैंने सेंड की थी ग्रुप में, आपने शायद से वीडियो देखी होगी। तो मैंने कल आपको प्रेजेंटेशन बनाया, पावर पॉइंट बताया था आपको मैंने यहाँ पे, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। मैंने कल इन 3 टाइप के बारे में आपको कल कंप्लीट करवाया था। और मैंने ये कहा था कि आपको ऐसे प्रेजेंटेशन बना के आपको ग्रुप में सेंड करना है, ये था आपका होमवर्क। वीडियो के लास्ट में नहीं था। देखिए, वीडियो के लास्ट में नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क नहीं है। जो मैंने आपको बताया आपका वही होमवर्क होता है। जो आपने यहाँ पे किया, जो मैंने आपको बताया है, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, है ना। और वो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको होम से लेकर डिज़ाइन टाइप आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको ये स्लाइड ऐसे बनानी है। फिर मैंने आपको कल की क्लास में बताया ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो का काम कैसे किया जाता है, एक स्लाइड पे कैसे लगाते हैं। वो आपने काम किया, वो काम करके मुझे ग्रुप में तो सेंड कर सकते थे ना, सर मैंने ये बनाया, आप चेक कीजिए एक बार। आप जो सीखते हो वही आपका होमवर्क होता है। सर एक्सेल में टॉपिक छूटा हुआ है सर। हेलो। हाँ बोलिए। सर एक्सेल में टॉपिक छूटा हुआ है। कौन सा वाला बताइए? सर ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई कैलकुलेशन? आपको ईएमआई कैलकुलेशन सीखनी है? क्या सर? आपको ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में जानना है? यस सर, इसमें सर नोट्स में दिया हुआ था सर। देखिए, नोट्स में दिया हुआ है, मैंने कहा था कि नोट्स देखो, नोट्स में भी दे रखा है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको अलग से बताइए। चलो कोई बात नहीं, आपको ईएमआई वाला बता दूंगा आपको मंडे को। जैसे देखिए, मंडे को तो जहाँ तक हम करेंगे रिव्यू, है ना। मंडे को करेंगे हम रिव्यू। तो उसी क्लास जैसे हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा पावर पॉइंट का, तो आखिर के जो 15 मिनट बचेंगे, 15 मिनट तक मैं क्लास एंड कर दूंगा। बाकी के 15 मिनट जो बचेंगे उसमें आपको मैं ईएमआई कैलकुलेशन बताऊंगा, फ्यूचर वैल्यू, है ना, पीएमटी भी सब बताऊंगा उसके अंदर। आपको फ्यूचर वैल्यू होगा, ईएमआई कैसे निकालते हैं, हर एक चीज़ में आपको मैं बता दूंगा। यस सर, देखिए तो सर इसमें लिखा हुआ था ईएमआई वाला, ईएमआई कैलकुलेशन। देखिए कोई बात नहीं, लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको टॉपिक छूट गया है तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने। यस वही सर। हाँ कोई बात नहीं, हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। तो जैसे हमारी पिछली क्लास में, हमने फंडामेंटल क्लास में हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में? प्रीवियस फ्राइडे को फंडामेंटल क्लास में हमारा क्या हुआ था, कोई बताएगा? यस सर। बताइए। प्रीवियस फंडामेंटल क्लास यानी कि पिछले फ्राइडे जो हमने फंडामेंटल क्लास में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था पिछले फ्राइडे? सर कंप्यूटर सिस्टम सर के बारे में सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमने? क्या कोई नहीं बताएगा इसके बारे में मुझे? सर वही कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं और हम अभी कौन सा जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कितने जनरेशन होते हैं आपके कंप्यूटर के? कंप्यूटर कम से कम 5 जनरेशन होते हैं आपके। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। व्हाट इज द जनरेशन? जनरेशन क्या होता है आपका, है ना। जनरेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे सबको म्यूट कर देता हूँ। जनरेशन क्या होता है? द कंप्यूटर बेस्ड अपॉन द ओल्डर टेक्नोलॉजी। जो आपका जो कंप्यूटर होता है वो किससे बना होता है, बेस्ड किस पे होता है? वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बेस होता है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी को वो बनाया जाता है। और द इलेक्ट्रॉनिक हैव बीन रिप्लेस, उस इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लगी गई है, उस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया जाता है किसी न्यू टेक्नोलॉजी से, है ना। और जो आपका बनता है कंप्यूटर न्यू टेक्नोलॉजी से, उसे कहते हैं कंप्यूटर जनरेशन। ऐसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड अपॉन द ओल्डर टेक्नोलॉजी। जो आपका कंप्यूटर बना होता है पुरानी टेक्नोलॉजी से, ऑफ इलेक्ट्रिकल्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन रिप्लेस, उस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जो हम रिप्लेस करते हैं किसी न्यूअर फॉर्म ऑफ द मशीन, किसी और मशीन से रिप्लेस करते हैं, एंड द स्टेज, और उस स्टेज को क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। समझाया ना आपको, किसी पुरानी पार्ट को न्यू पार्ट से रिप्लेस करते हैं तो वो होता है आपको न्यू जनरेशन, यानी कि वो आपको होता है नया जनरेशन। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, यानी 5 जनरेशन हमारे कंप्यूटर के होते हैं। ऐसा आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जनरेशन इन कंप्यूटर है ना, कब से कब बना था हमारा, 1946 को हमारा एक कंप्यूटर बना था, और को कब तक चला था आपको फर्स्ट जनरेशन, 1959 तक। अब से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। हम बोल रहे सर, कुछ पूछ रहे थे क्या सर? उस समय सर आवाज नहीं आ रहा था क्लियर सर। उसमें मैं पूछ रहा था कि फंडामेंटल, पिछली फंडामेंटल क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, बस मैं आपसे ये पूछ रहा था। सर आवाज नहीं आ रहा सर, क्योंकि सर थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा सर बारिश हो रहा है सर। हाँ, कल भी आपने क्लास अटेंड की थी, हाफ में आपने छोड़ दिया था कल क्लास। यस सर, नेटवर्क सर आ नहीं रहा था सर, तो मैंने छोड़ दिया सर। हाँ, मैंने देखा था आपकी ऑडियो मेरे पास नहीं आ पा रही थी, बार मैसेज कर रहे थे सर मैं नेटवर्क इशू कर रहा है, तो मैं समझ गया था कि आप इसलिए क्लास ड्रॉप कर रहे हो। यस सर, है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। 5 दिन से लगता है देखिए बारिश यहाँ पे भी हो रही है लगातार, रात को जाता हूँ यहाँ से तो पूरा पानी भरा रहता है, पैर तक आ जाता है पानी, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका कैसा था, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका क्या क्या काम हो सकता था ये भी हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो। जो आप कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हो अपने घर पे ऑफिस में, उसका जनरेशन क्या है और पहले कैसा था, अब क्या क्या अपग्रेडेड हुए हैं, आपको ये सभी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन का पहला क्या था, लार्ज इन साइज। जो आपका कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन, उसका क्या था, साइज बहुत बड़ा था। टेकिंग अपॉन द लॉट स्पेस ऑफ द रूम, मतलब उसका साइज इतना बड़ा था कि आपके पूरे रूम का स्पेस घेर सकता था वो। इन वेट ऑफ ओवर 30 टन, और उसका जो वजन था वो 30 टन से भी ज़्यादा था, यानी 3000 किलो से भी उसका ज़्यादा वजन था, 3000 किलो से भी उसका वजन ज़्यादा था। और वेरी स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मतलब इसके बहुत ही स्लो था, मतलब कोई भी डाटा इनपुट करते थे तो बहुत देर में आपको रिजल्ट दिखता था और बहुत देर में आपको आउटपुट दिखाता था। हाई इलेक्ट्रिकल कंज्यूम, है ना, कंज्यूमेशन कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक आपका लेता था, है ना। ये तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे अप्लाई करते थे इस पर, है ना, जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता था ये बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम करता था, है ना। 4th नंबर आपका कॉस्टली टू बाय, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा था आपका खरीदने में। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका कैसा था। ये देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट से कितना ही ज़्यादा ऊपर आ रखा है कंप्यूटर। ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो एक पूरे रूम के बराबर था, है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना। क्या लिखा, कॉस्टली टू बाय, बहुत ही ज़्यादा महंगा था खरीदने के समय उस समय। और लिमिटेड मेमोरी स्पेस, इसमें लिमिट ही मेमोरी होती थी कि आप उस पर ऑलरेडी कुछ, ये नहीं कि अनलिमिटेड हो, 500 GB 1000 GB ऐसा कुछ नहीं था, एक लिमिटेड स्पेस होती थी, इसमें आप अपना काम लिमिटेड ही स्टोर कर सकते थे। जी अब सही, मैंने आपको अनम्यूट किया। सर वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है सर? उस अभी बगल में दिया है तो अभी आप आगे पढ़िए, अब आगे पढ़िए। वैक्यूम कब का काम क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या काम करता है, अब आगे पढ़िए, है ना, आगे सब बताऊंगा मैं। तो लिखा है लिमिटेड मेमोरी स्पेस में लिमिटेड स्पेस होती थी मेमोरी की, कि आप सिर्फ कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते थे, ज़्यादा नहीं कर सकते थे। और डिपेंड ऑन वैक्यूम ट्यूब फॉर इंटरनल ऑपरेशन, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंड करता था कि आप कोई भी डाटा को इनपुट करो और ये आउटपुट आपको दिखाए। ये वैक्यूम ट्यूब पे ही डिपेंड रहता था, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही आप डाटा को इनपुट कर सकते थे और अपना आउटपुट दिखा सकते थे। ऐसा कोई यहाँ पे दिख रहा होगा वैक्यूम ट्यूब, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन वैक्यूम ट्यूब की मदद से ही डाटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता था उस वक्त। ओके, इन्हीं वैक्यूम ट्यूब की मदद से डाटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता था, है ना। और क्या लिखा रहा था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो आपका कौन सी लैंग्वेज समझता था, वो समझता था बाइनरी कोड। बाइनरी कोड क्या होता है, आपका लैंग्वेज होता है 0 और 1। कंप्यूटर आपके ओनली फॉर 0 और 1 की भाषा समझता है, उससे ज़्यादा कुछ समझता ही नहीं आपका। ये जो भी आप टाइप करते हो ना, अपना नाम लिखते हो, ये लिखते हो, ये तो अभी अपग्रेड किए गए हैं कि 0 1 बाइनरी कोड ही आपके लैंग्वेज को समझ सके, है ना। वरना जो भी कंप्यूटर आपका काम करता है, जितने भी कंप्यूटर आपने देखे अब तक लैपटॉप, सारे बाइनरी कोड को समझते हैं, यानी कि 0 और 1, उसके आगे कोई भी नंबर को समझते नहीं है, ये उनके लिए वो बेकार है वो, है ना। फिफ्थ क्या, रिक्वायर एयर कंडीशन टू कूल डाउन
एंड हीट जनरेशन, मतलब इसकी हीटिंग पावर इतनी है कि इसको ठंडा रखने के लिए कि ज़्यादा हीट प्रोवाइड ना करे, इसके लिए एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी उस समय, है ना। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसे मेंटेन करने के लिए। अगर कोई भी एक पार्ट ख़राब हो जाए तो बहुत ही घंटों लग जाते हैं उस पार्ट को समझने में कि कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है, किस पार्ट में क्या दिक्कत चल रही है ना। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या आते हैं, क्या क्या नाम दे देते हैं, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM, है ना 701, IBM 650, ये नाम दिए गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। ओके, ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, जो आपका चला था 1956 से लेकर 1965 तक। जो का फर्स्ट जनरेशन था वो चला था कब तक, अभी कम से कम 13 साल चला था वो, है ना। 1946 में क्रिएट हुआ था और 1956 तक आपका चला था, 13 ईयर। और ये बना था आपका 1956 में और चला था 1965, यानी कुल मिला के 6 साल आपका चला था ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये कहता है आपका स्मॉल इन साइज, ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा था। लो कॉस्ट, इसकी कीमत पहले फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी ही कम थी। और थर्ड क्या लिखा है, फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा ये फास्ट था। लेस इलेक्ट्रिक कंज्यूमशन, है ना, यानी कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये, है ना, खाता था, मतलब खपत होती थी इसकी। और इंक्रीज मेमोरी स्पेस, उसमें फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले मेमोरी को इंक्रीज किया गया था। यूजिंग ट्रांजिस्टर रिप्लेस टू द वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के द्वारा डाटा इनपुट और आउटपुट करते थे तो बहुत स्लो होता था, तो उसके जरिए हमने इसको रिप्लेस करके क्या लगाया, ट्रांजिस्टर। मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैसा होता है और ट्रांजिस्टर आपको कैसा होता है। ये आपका सेकंड, ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था आपका, है ना, ये आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। आप देख सकते हो उस समय जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उस समय जो इंसान आपके बगल में खड़ा है या आपको फोटो में दिख रहा है, उसके कितने ही ऊपर, उसके सर के ऊपर से वो कितना ऊपर जा रहा है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट्स। लेकिन यहाँ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें देख सकते हो ह्यूमन के कितने नीचे है आपका CPU मॉनिटर, सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, और ये आपका ट्रांजिस्टर जिसके द्वारा डाटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता है। इसमें दिख रहे 3 पिन, ये आपका ट्रांजिस्टर, इसके द्वारा डाटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ देखिए ये आपको समझ आएगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या कैसे दिखता था आपको, है ना। जनरेट लेस हीट, मतलब ये जनरेट आपकी कम से कम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता था, ज़्यादा हीट नहीं होता था। इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। एग्जाम्पल है आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के IBM, है ना 1620, IBM 70, है ना 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, ये आपके सेकंड कंप्यूटर यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स थे। मैं सबको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आ रहा है ये जनरेशन का काम क्या होता है, जनरेशन कैसे होते हैं आपके? सर ये सबका फुल फॉर्म क्या है? ये ऐसे नाम दे रखे, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है। IBM एक कंपनी का नाम है, IBM एक कंपनी का नाम है। अभी जैसे पुराने मॉनिटर, पुराने CPU देखो ना 2003, देखिए जिसके माइक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है प्लीज़ म्यूट कर ले अपने आप को। जैसे पुराने कंप्यूटर देखे आपने IBM लिखे रहते हैं, पुराने 2003 के कंप्यूटर, 2001 के कंप्यूटर, उन समय लिखा होगा IBM, क्योंकि वो बहुत पुराने जनरेशन के कंप्यूटर थे, है ना। आप देखना आपको अभी लिखा होगा IBM कंपनी का नाम था और वो मॉडल के नाम के अकॉर्डिंग उसे बनाया जाता था, है ना। अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन हमारा हो गया यहाँ पे। अब आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका कैसा था और कब से स्टार्ट हुआ था? 1956 में आपका क्रिएट हुआ था और 1971 तक आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर चला था। तो उसमें क्या लिखा है आपका, स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटा था। सेकंड जनरेशन के मुकाबले थर्ड जनरेशन आपका बहुत ही छोटा था, है ना। लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम थी। और हाई स्पीड, इसकी स्पीड बाकी दोनों जनरेशन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा थी। लेस इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोवाइड करता था, है ना, यानी कि इस्तेमाल करता था ये। लार्ज मेमोरी स्पेस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इन चिप, मतलब उसको मेमोरी चिप से रिप्लेस करके इसकी मेमोरी को इंक्रीज़ किया गया था उस वक्त। कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मुकाबले इसमें स्पेस ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। क्या उसमें ऑटोमेटिक जो चाहे उसमें ऑटोमेटिक डाउनलोड करके या फिर स्टोर कर सकते थे। यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, यूजिंग उसमें क्या कहते हैं IC का इस्तेमाल किया गया है रिप्लेसमेंट फॉर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इसमें IC का इस्तेमाल किया गया था डाटा को इनपुट और आउटपुट कराने के लिए। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेट इज लेस हीट, ये बहुत ही कम
हीट को जनरेट करता था और ईजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी था। मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका कैसा था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका कुछ ऐसा था, और ये जो बगल में दिख रहा है आपको आईसी, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके द्वारा डाटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता था। ओके, ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ऐसे आपका एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल करते हैं IBM 360 सीरीज, हनीवेल 3000 सीरीज, PDP इसका पर्सनल डाटा प्रोसेसर है ना, IBM है ना 3070 या फिर 168, और TDC 316, ये इनके वर्जन के नाम थे, इनके मॉडल के नाम थे, मॉडल्स है ना। जैसे MI Note Mi 8, MI Note 8 है ना, Redmi 8, तो वैसे इसके मॉडल्स के नाम है कंप्यूटर के। ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी हद तक हमारे जनरेशन से मिलता है। अब ये रहा हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं अपने घर पे या मार्केट से जो भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं, याद रखेगा वो हम इस्तेमाल करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी बता दूंगा कैसे। वेरी स्मॉल इन साइज, इस साइज में बहुत सी ज़्यादा छोटा है। वेरी लो कॉस्ट, कीमत ही बहुत ज़्यादा सस्ती है। वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। वेरी लेस इलेक्ट्रिक कंजप्शन, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये लेता है। मच मेमोरी स्पेस, बहुत ही ज़्यादा इसमें मेमोरी का स्पेस है। यूजिंग VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस टू IC को रिप्लेस करके इसमें VLSI लगाया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में लगाया गया है IC को रिप्लेस करके। जनरेट वेरी लेस हीट, इसमें बहुत ही कम ज़्यादा हीट आती है। वेरी इजी टू मेंटेन, इसमें इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान है ना। इसके जनरेशन का नाम कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, गैलेक्सी, ये भी एक सुपर कंप्यूटर आपका, गैलेक्सी XMP, ये भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है। ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आप देख रहे हो, ये बगल में दिख रहा है आपको VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी जो कंप्यूटर अप्लाई करते हैं वो चलाते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, आप देख सकते हो। अब जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आप देखिए कब बना था, आपको 1981 में बना था टिल डेट। उसके बाद और कोई जनरेशन अभी तक क्रिएट नहीं किए गए हैं, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन अभी सबसे हाई क्रिएशन है ना। अभी जो भी काम होते हैं बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ऑफिस में, वर्क में, या फिर एयरलाइंस में या रेलवे में इस्तेमाल होते हैं आपके 5G टेक्नोलॉजी, मतलब ये फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो कैसे होता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसमें जो इंटेलिजेंस इस्तेमाल किए गए हैं उसका आंसर हमेशा राइट आता है, वो राइट डिसीजन लेता है आपका। डेवलपमेंट ऑफ नेचर लैंग्वेज प्रोसेस, इसमें डेवलप किया गया नेचर की लैंग्वेज को, इसमें प्रोसेस किया गया कि आपके अकॉर्डिंग जो चाहे उसमें आप ऐड करा के काम करवा सकते हो, है ना। ओके, अब जो आपकी कंप्यूटर जो भाषा समझता है, अब तो वो आपकी भाषा समझता है ना, और जो पहले कंप्यूटर थे उसकी बाइनरी लैंग्वेज समझते थे, और अभी भी जितने भी जनरेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबके सब बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। बस ये कि बाइनरी लैंग्वेज को थोड़ा अपग्रेड किया गया है कि ये ईजिली आपकी भाषा को समझ के आपकी भाषा में आपको आंसर दे सके। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम ऑफ द मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे आप न्यूज़ देखते होगे, आपको बिजली विभाग 2-3 दिन या एक हफ्ते पहले आगाह कर देते हैं कि इस दिन इस समय बारिश होगी, इस समय आंधी आने वाली, तूफान आने वाला है। वो सारा काम इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। नेचर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, मतलब ये आपकी भाषा को समझ सकता है और आपको जनरेशन, ये हर भाषा की जनरेशन, हर जनरेशन की भाषा को समझ के आपको उसका जवाब दे सकता है। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस द मल्टीमीडिया फीचर, इसमें बहुत ही यूजर फ्रेंडली मल्टीमीडिया फीचर्स है। इसका इस्तेमाल करके आप एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर सकते हो। मीडिया प्लेयर, जैसे वीडियो अपलोड कर दिया, म्यूजिक सुन लिया आपने, इंटरनेट में कोई चीज़ सर्च कर ली, ये सब आपको मिल सकता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। एबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड चीपर रेट, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही हाई स्पीड वाला है, और ये बहुत ही सस्ता मिलता है आपको, है ना। सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये होते हैं इन सबके एग्जाम्पल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। अब आप कहोगे सर डेस्कटॉप लैपटॉप तो हमारे पास है, तो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके कैसे होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, जो अभी आप इस्तेमाल करते हो घर पे, वो होता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये है आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रोसेसर, जिसे कहता है Core i7, ये आपको Core i7 दिखता है, सबसे हाई प्रोसेसर ये है आपका। इससे पिछले आपने सुना होगा Core i5, Core i3, ये सब वो होते हैं प्रोसेसर जो आपके काम करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग।
है ना। अभी 4th जनरेशन कंप्यूटर में भी इनका इस्तेमाल होने लग गया है, 4th जनरेशन कंप्यूटर में भी इनका इस्तेमाल होने लग गया। अब 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है, देखो जैसे दिख रहा कोई रोबोट्स, ये सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर के पार्ट्स इसमें अवेलेबल किए गए। और ये आपका 5th जनरेशन का CPU, ये मेन फ्रेम कहते हैं इसे, कंप्यूटर का मेन फ्रेम होता है ये कंपनी में लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में, क्योंकि कंपनी में कम से कम 1200 से या 250 से ऊपर कंप्यूटर आपके या लैपटॉप अवेलेबल होते हैं। उन सब का डाटा ये अकेला स्टोर कर सकता है और अकेला इन सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है ये अकेला CPU, ये सिस्टम, ये आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम है ना। ये जो आपके पूरे कंप्यूटर यानी पूरे कंपनी के कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करता है ना, उसे खुद ऑपरेट करता है, कैसे काम कराना सारा इसमें डाटा इनपुट होता है, वही सारा काम करवाता है कंप्यूटर से। तो मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप सब बताइए, आप सबको समझ में आया जनरेशन कैसे था आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। यह मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास? मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है वहाँ से। आप सब बताइए, आपको जनरेशन समझ में आ गए सारे? 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन कैसे काम करते हैं आपके? सर 3rd का आए थे सर, 3 का बताइए, 3rd जनरेशन का बताऊं? देखिए ये आपको 3rd जनरेशन कंप्यूटर कुछ आपको कुछ ऐसा दिखता है। 3rd जनरेशन देखिए यहाँ पे 3rd जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है आपका, और 3rd जनरेशन आपको कुछ ऐसा होता है। स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, बहुत ही कम कीमत होती है, हाई स्पीड, लेस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, लार्ज मेमोरी स्पेस ड्यू टू रिप्लेसमेंट टू मेमोरी चिप। इसमें मेमोरी चिप को रिप्लेस करके है ना हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर सकते हो, कि जो भी चाहे आप इसमें डाटा स्टोर बहुत ज़्यादा कर सकते हो। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। रिप्लेसमेंट ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इसके द्वारा डाटा को इनपुट और आउटपुट किया जाता था। द 3rd जनरेशन कंप्यूटर जनरेट द लेस हीट, ये बहुत ही कम ज़्यादा हीट जनरेट करता था आपका, और इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान था। और ये जो आपको बता रखा है ये आपको एग्जाम्पल्स कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या एग्जाम्पल, मतलब कौन कौन से मॉडल आपके आए थे। सारे मॉडल आपके 3rd जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आया रूपा जी आपको? देखिए यहाँ मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। यहाँ पे आप बाकी सारे अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो, उसका कारण बता सकते हो मैसेज करके? चलिए अभिषेक जी, तो अभिषेक जी ने मुझे कारण बताया था, उनके यहाँ पे बारिश हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। बाकी आप सब बताइए। देखिए मुझे ये तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, यहाँ पे मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप सब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? देवजानी जी आप बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया? आप अनम्यूट हो? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है। हाँ हाँ सर। ये बाकी अनम्यूट कर ही नहीं रहे अपने आप को, पता नहीं क्या हो गया इनको। अनम्यूट कीजिए अभिषेक जी, आरती जी, मुकेश जी। सर यहाँ तक क्लियर है सर, 3rd जनरेशन कंप्यूटर। 4th जनरेशन कंप्यूटर क्लियर नहीं है आपको? 4th जनरेशन देखिए, हाँ ये भी हमारा क्लियर है। हम ये हमारा 4th जनरेशन कैसा होता है, वेरी स्मॉल साइज का, साइज बहुत छोटा आता है। मैं आपको 4th जनरेशन कंप्यूटर दिखाता हूँ। ये आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता है आपको। इसमें कि आपका वेरी लो कॉस्ट, यानी बहुत ही कम कीमत है इसकी, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई है। वेरी लेस इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक कंजप्शन, यानी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी आपको ये प्रोवाइड करता है अपने ऊपर है ना, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आपके ये इस्तेमाल करता है। मच मेमोरी स्पेस, में बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस है कि आप जितना चाहो उतना डाटा स्टोर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उसमें यूज़ क्या किया जाता है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया IC को रिप्लेस करके। जनरेट वेरी लेस हीट, इसमें बहुत ही कम ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और ये इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना यानी संभाल कर रखना बहुत ही आसान है। कोई भी पार्ट अगर खराब होता है तो इजी तरीके से उसे फाइंड किया जा सकता है कि कौन सा पार्ट आपका इसमें खराब है, किस पार्ट की वजह से दिक्कत आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंडामेंटल क्लास थी यहीं पे एंड होती है, क्योंकि मैंने आपको जो फंडामेंटल क्लास थी मैंने आपको बताया, जनरेशन के बारे में बताया है ना। और ये फाइल मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में कि आप घर पे बैठे बैठे सब पढ़ सको, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने रिवीजन टेस्ट पे, जो हमारी 30 मिनट चलेगी रिवीजन टेस्ट, 30 मिनट होगी फंडामेंटल क्लास। जो फंडामेंटल क्लास हमारी यहाँ पे हो गई एंड, अब हम करेंगे रिवीजन टेस्ट।
जो कि मैं रिवाइज कराऊंगा पावर पॉइंट से भी, एक्सेल से भी और वर्ड से भी। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है MS वर्ड। क्या आप तीनों में से कोई मुझे मैसेज कर सकता है कि आप अपना माइक अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? अभिषेक जी, आरती जी और मुकेश जी। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, नहीं तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है। क्लासेस ऐसे थोड़ा ना हो पाएगी, आप अपना माइक को म्यूट करके बैठे हो, मैं कोई सवाल पूछूं आप उसका जवाब भी ना दो। अब मैं यहाँ पे आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो कैसे जवाब दोगे उसका? माइक म्यूट कर रखा जब आपने। मतलब आप सब यहाँ पे अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे? अभी मुकेश जी आपका माइक अनम्यूट था, आपने, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। बाकी में से कोई भी अनम्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ देवजानी जी को छोड़ के। मेरी आवाज़ ऐसे प्रॉपर आ रही है सबके पास? आपके पास आ रही है मेरी प्रॉपर आवाज़ देवजानी जी? हाँ हाँ सर आ रही है। बाकी को क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही? मेरी आवाज़ ऐसे जा नहीं रही या फिर ये खुद बोल नहीं रहे? उनके बैकग्राउंड में शायद कोई आवाज साउंड है क्या सर? पता नहीं, मैंने यही कहा है। मैंने ये भी बोला है कि अगर आपका जो भी कारण हो प्लीज़ वो मैसेज कर दीजिए। आप किस कारणवश माइक को ऑन नहीं कर रहे हो, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हो। ये मैसेज भी टाइप नहीं कर रहे हैं। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है जी। देखिए रूपा जी ने तो मैसेज कर दिया कि उनका नेट नहीं चला, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया, लेकिन बाकी तो मैसेज ही नहीं कर रहे कि वो किस कारणवश अपना माइक म्यूट करके बैठे हैं यहाँ पे। देखिए हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। हेलो सुनील जी। मुकेश जी बताइए, अब आपका माइक अनम्यूट हुआ है, बताइए इतनी देर से माइक अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे थे आप? हेलो, बोलिए। आपकी हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। ये बताइए इतनी देर से अपना माइक अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे थे आप? सर थोड़ा सा कुछ काम था सर, बिजी हो गया था। बिजी हो गए थे? चलिए आप बिजी हो गए थे, बाकी ये दोनों भी बिजी हैं क्लासेस के बीच में। क्या सर? मतलब आप तीनों ने माइक अभी तक अनम्यूट नहीं किया था। मुकेश जी आपने, अभिषेक जी और आरती जी ने। मैंने जैसे आपने बताया कि अभी आप कुछ वर्क कर रहे थे, इसके कारण आप शायद से क्लास थोड़ा अटेंड नहीं किए होंगे बीच में, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि अभिषेक जी और आरती जी भी क्या कहते हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन्होंने माइक म्यूट कर रखा अपना। सर यहाँ पे इसीलिए सर नहीं आ पा रहा है। हेलो। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए मुकेश जी अब तो आप फ्री हो ना? अब तो यहाँ पे क्लास पे ध्यान दोगे? मैसेज कर सकते हो आप मुझे, या फिर आप अनम्यूट करके अपने बता सकते हो, क्योंकि अभी मैं कुछ सवाल ही पूछने वाला हूँ सीधा अभी आपसे। हेलो सर। हाँ हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो सर। हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, है ना? मुझे यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वैसा आपको करना है यहाँ पे। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक शेप, जैसे मुझे यहाँ पे एक पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट। ठीक है, मुझे क्या टाइप करना है यहाँ पे? टेक्स्ट टाइप करना है। फिर मुझे यहाँ पे लगानी है एक पिक्चर। शेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में समझा रहा हूँ कि मुझे क्या लगाना है। ये मेरी पिक्चर है, यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा, फिर मैंने यहाँ लगाई पिक्चर। ओके, फिर क्या करा मैंने यहाँ पे?
फिर मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ पे लगाई पिक्चर, और फिर मैंने यहाँ टाइप करा टेक्स्ट। आपको ये काम मुझे करके दिखाना है, अब ये कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर लगानी है, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ आपको ऐसे टाइप करना है, यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पे लगानी है पिक्चर, फिर आपको यहाँ एक पैराग्राफ टाइप करना है, फिर लगानी है पिक्चर, फिर आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करना है। ये काम आप कैसे करोगे ये मुझे बताओ, MS वर्ड पे ये काम आप कैसे करोगे। अच्छा जी सर बारिश हो रही है सर, इसलिए आवाज़ कट कट के आ रही है। ओके कोई बात नहीं, बताइए ये काम आप कैसे करोगे आप सब। तो जो भी 4 पेज और टेक्स्ट लिखे हैं फिर से लिखना है। देखिए मैंने सीधा एग्जांपल बताया कि आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड करनी है और यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे इजिकल टू रैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है, एक पैराग्राफ टाइप करना है, फिर यहाँ पे पिक्चर लगानी है, फिर यहाँ पिक्चर टाइप करोगे, नीचे पे आके फिर एक पैराग्राफ, फिर सॉरी एक पैराग्राफ लिखोगे, फिर पिक्चर लगाओगे, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करोगे। ये कैसे करोगे ये बताओ आप, MS वर्ड के अंदर ये काम आप कैसे करोगे। लगा तो दिए सर। नहीं ये पिक्चर का लगाई है मैंने, ये तो मैंने शेप लगाया ना, मैंने कहा पिक्चर लगाने एक पैराग्राफ टाइप करना है, तो एक लाइन है, जितना बड़ा आपका पिक्चर है वहीं तक उतनी लाइन तक आपका पैराग्राफ होना चाहिए, यानी इसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ हो, इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ टाइप किया होगा। कैसे करोगे आप ये। इंसर्ट में जाके चलिए आपके लिए मैं इंसर्ट पे चला गया, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए मैं सबको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे गया, देखिए मुकेश जी आपके पीछे से थोड़ा नॉइज आ रहा है, तो आप थोड़ा साइड में होके बात कर लीजिए। हाँ किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है ना। ओके तो आप थोड़ा साइड में हो जाइए, मतलब क्लास मतलब वहाँ साइड होके फिर आप बताइए। जी हाँ अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी बताइए कैसे करना है। पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर पे गया मैं, अभी भी नॉइज आ रहा है पीछे से, पता नहीं कोई चिल्ला रहा है अभी भी। चलो मैंने यहाँ पे पिक्चर ले ली है, बताइए। अच्छा फिर बताइए क्या करना है। बस सर जो पिक्चर लेना। हाँ मैं हमने यहाँ पे कोई भी कर देंगे। हाँ हमने कोई भी पिक्चर ले ली, फिर यहाँ मुझे एक पैराग्राफ टाइप करना है। यहाँ पे सर वर्ड आर्ट में जाके सर वर्ड आर्ट में पैराग्राफ टाइप करेंगे हम। देखो मुझे सिंपल पैराग्राफ टाइप करना है, बिना बिना डिजाइन वाला पैराग्राफ, सिंपल ऐसे। ये बताइए क्या मैंने आपको ये काम बताया पहले भी MS वर्ड में, क्या मैंने आपको ये काम पहले भी बताया है MS वर्ड में, हाँ या ना। क्या पता सर, इतना याद नहीं है। याद नहीं है, देखिए ये काम मैंने आपको पहले बता रखा है। मैंने आपको बताया था ये काम लेआउट के अंदर में, ये बताया था मैंने आपको, इसका काम बताया था। ये रहा कॉलम का काम मैंने बताया था, कॉलम्स, इसके द्वारा आप ऐसा काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैंने संभाल कर 3 कॉलम लिए, मैंने यहाँ लगाई पिक्चर, है ना। यहाँ आपकी पहली पिक्चर है, फिर बीच में टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे आपका पिक्चर है। तो मैं इंसर्ट पे जाकर मैंने क्लिक किया, पिक्चर पे गया, जो पिक्चर लगानी थी मैंने यहाँ लगा दी पिक्चर। ओके फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। हाँ रूपा जी आप अनम्यूट हो। सर उसके बाद न्यूज़पेपर के बारे में बताए थे ना, तो हाँ, वैसे ही करेंगे पैराग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जैसे बताता है वैसे ही आपका काम। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर पे गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करना, मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, मुझे सेकंड कॉलम पे आना है। तो मैं ब्रेक पे गया, मैंने क्लिक किया यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक, है ना, सॉरी कॉलम पे क्लिक करना है आपको। कॉलम पे क्लिक करते हैं सेकंड कॉलम पे आ जाओगे, यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, आ गया पैराग्राफ। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ब्रेक पे गया, क्लिक किया मैंने कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे आ गया। फिर मैंने यहाँ टाइप करा पिक्चर। याद आया मुकेश जी कुछ? यस सर। तो ये काम मैंने आपसे पूछा था कि ये काम हम कैसे करेंगे।
देखिए अगर अभी भी कोई भी डाउट हो आपको MS वर्ड में, एक्सेल में, आप मुझे पूछ सकते हो, जो मैंने आपको बताया हो। फिर डाउट नहीं है, बस सिस्टम नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। अच्छा सिस्टम नहीं है आपके पास, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। आप नोट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे क्या किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या हम उस पर कर सकते हैं। चलिए अगर मैं आप सबसे ये पूछूं, है ना, कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, मुकेश जी आप बताइए, कोई भी चीज़ मुझे फाइंड करनी हो, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F से। Ctrl+F से फाइंड होता है। और अगर मुझे उसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो तो क्या करूँ मैं? शॉर्टकट की बताइए रिप्लेस की। Ctrl+H। Ctrl+H आपके रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको शॉर्टकट की याद तो है ना? तो चलिए आरती जी आप आ गई, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया फिर से। अभिषेक सर जी Ctrl+F। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी आंसर सही दिया, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा लेट आंसर दिया है, इसके कारण पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यस। है ना? तो अब देखिए, अब जैसे आपको ये समझ में आ गया काम इस पे कैसे करते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि यहाँ पे मुझे हाइपरलिंक का काम करके बताओ, तो कैसे बताओगे हाइपरलिंक का काम? लिंक क्रिएट करना सर। कैसे करोगे ये बताओ? हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। चलिए मैंने आपके कहने पे हाइपरलिंक पे क्लिक किया। ये बताइए यहाँ पे जो लिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले और यहाँ लिखा है एड्रेस, इनका मतलब क्या होता है? टेक्स्ट टू डिस्प्ले मतलब सर हमें जो भी बताइए। वर्ड चाहिए, जैसे सर गूगल लिखना है। यहाँ पे मैं गूगल लिखूं? जैसे यूट्यूब लिखना है। चलिए आपके कहने मैंने गूगल लिख दिया। आगे? और सर यहाँ एड्रेस में उसका लिंक लिखेंगे गूगल का। अच्छा एड्रेस में लिंक लिखेंगे, कहने का www नहीं तो एस www फिर आगे बताइए। .google.com। यही वेबसाइट है पूरी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे लगाइए वेबसाइट जी। अभिषेक जी ने कहा हाइपर लिंक पे क्लिक करके www.google.com। अच्छा ओके, फिर सर इस पे क्लिक करेंगे तो सर गूगल खुल जाएगा। क्लिक ही तो नहीं हो रहा, देखिए क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा। देखो ना क्लिक नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा क्लिक? ये लिंक में कोई दिक्कत है? बताइए मुकेश जी, लिंक में कोई दिक्कत? नो सर। ये काम क्यों नहीं कर रहा फिर आपका? रूपा जी आप बताइए काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ आप सारे अनम्यूट हो। देवजानी जी आप बताइए काम क्यों नहीं कर रहा ये? क्योंकि सर इसमें लग रहा है इंटरनेट नहीं। एक बात एक मिनट आप सुनिए एक बार मुकेश जी, इंटरनेट अगर नहीं होता तो ऑनलाइन क्लास कैसे हो रही होती आपकी? है ना? कोई बता सकता है ये गूगल पे क्लिक करने पे गूगल आपका लिंक क्यों नहीं आ रहा? हाँ रूपा जी आप बताओगी? मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूं, मेरे गूगल ओपन क्यों नहीं हो रहा? सर इस पे डबल क्लिक करना पड़ता है ना गूगल पे। आपके सामने मैंने मैंने कितनी बार डबल क्लिक किया, देखिए यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्ट हो रहा बार बार, देख रहे हो ना बार बार आपका आ रहा है, बार बार आपको जा रहा है। राइट क्लिक कर दिया मैंने, लीजिए राइट क्लिक पे तो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक का, बाकी कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। अभिषेक जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए। और थोड़ा सा कुछ करना है। देखिए अभिषेक जी आपके माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और आपकी आवाज़ कट रही थी, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। मैं बताता हूँ मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इसे कंट्रोल को दबा के इस पर क्लिक करना है, मैंने आपको बताया था। देखिए माउस रख के क्या बता रहा आपको, क्या बता रहा पढ़िए यहाँ पे, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। तो कंट्रोल को प्रेस करके आप जैसे दबाओगे तो आ जाएगा क्लिक। अब जैसे क्लिक करूंगा यहाँ आपको हो जाएगा ओपन। अब थोड़ा वेट कीजिए, आपका गूगल यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी। देखिए आपके सामने वेबसाइट खुल के आई है, अभी खुल के आ गई वेबसाइट आपके सामने, स्क्रीन शेयर हो ना सबको। यहाँ पे गूगल आपका हो गया ओपन। यस सर।
ओके, तो हाइपरलिंक का काम कुछ इस तरह से होता है कि आपको ओपन करना है तो कंट्रोल को दबा के आप इसे ओपन कर सकते हो, वरना इसके बिना आपको ये लिंक आपकी ओपन नहीं होगी। चलिए अब ये बस रिवीजन करना है सर। हाँ, रीजन की आपकी देर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाकी आपसे बताइए, ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, मानिए मैंने कुछ भी लिखा था एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अब मुझे इसको कीबोर्ड के अकॉर्डिंग से साइज को इंक्रीज करना, तो क्या करूँ? सर इसको पहले सर सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से। सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो जैसे आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या बताया था मुकेश जी शॉर्टकट की क्या है इसकी? शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये तो यहाँ शिफ्ट के साथ तो ग्रेटर देन का साइन है आगे सीधे सीधे। सर पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे तब ना। आप देखिए ना सिलेक्टेड है आपका टेक्स्ट, सिलेक्ट है कि नहीं? यस सर। अगर मैं शिफ्ट का स्मार्ट, चलो आपको यकीन नहीं होता तो आपको कीबोर्ड ला के दिखाता हूँ यहाँ पे, और अगर यहाँ पे स्क्रीन शेयर कराता हूँ सबको, है ना, आप कहोगे सर आप गलत टाइप करोगे, तो मैं आपको कीबोर्ड भी ला के दिखा दूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने कीबोर्ड लाया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपने कहा शिफ्ट दबा के क्या दबाना, ग्रेटर देन का साइन, ये है ना ग्रेटर देन साइन। यस सर। देखिए अब बताइए, नहीं हो रहा ना सर। नहीं हो रहा। आप में से कोई बताएगा अगर मुझे किसी टेक्स्ट को करना हो तो क्या करूं मैं? अगर मुझे साइज को इंक्रीज करना है विद शॉर्टकट की, क्या है उसकी शॉर्टकट की और कैसे करूं बताइए आप? सर शायद कंट्रोल शिफ्ट दाब के सर ग्रेटर देन दोनों होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करोगे तभी आप इसको क्या कहते हैं इंक्रीज कर सकते हो, क्या कहते हैं ये साइज की फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। ऐसा दिखा देता हूँ कीबोर्ड ला के आपको, है ना। यहाँ पे आपने क्या करा, आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, हो रहा साइज इंक्रीज। यस सर। तो ये था आपको शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। छोटा करना हो तो वही सर, लेस देन सेम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दाब के। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, ये दोनों शॉर्टकट की किस चीज की है? वर्ड को बड़ा और छोटा करने के लिए। उसे कहते क्या, ऑप्शन का नाम क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन सर। जी नहीं, ऑप्शन का नाम क्या बताइए? जो ऑप्शन आप अप्लाई कर रहे हो, जिसकी शॉर्टकट की अप्लाई कर रहे हो वो है क्या? किस चीज की शॉर्टकट की अप्लाई कर रहे हो आप? टेक्स्ट के सर। नहीं, हम अप्लाई कर रहे हैं श्रिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की। अच्छा हाँ, वो रूपा mouse जी, से ना सर। हाँ रूपा जी अनम्यूट हो। देखिए नहीं, कीबोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं श्रिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कंट्रोल से ग्रेटर देन, कंट्रोल से स्मॉलेस्ट देन। रूपा जी अब अनम्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट करो, अपना राइज हैंड किया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं, Yes, sir. हाँ बोलिए रूपा जी। आपने राइज हैंड किया था इसलिए मैंने आपको अनम्यूट किया, सर बताइए। वही बता रही थी। अच्छा वही बता रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जी जो मेरे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे क्या कहते हैं इसका जो केस है, इसका जो केस है उसे चेंज करना है, यानी कि मुझे सारे वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? मुझे इस टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, इसकी शॉर्टकट की क्या है बताइए रूपा जी आप। देवजानी जी आप बताइए। सर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपर केस पे क्लिक करेंगे। मैंने शॉर्टकट की पूछा है ना आपसे, अपर केस पे तो मैं ऐसे जाके तक क्लिक कर सकता हूँ मैं अपर केस पे, मेरे पास सारे वर्ड कैपिटल में हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे पूछा शॉर्टकट की क्या है इसकी? शॉर्टकट मुकेश जी आप बताइए। मुकेश जी बताइए आप, शॉर्टकट की क्या है इसकी, चेंज की इसकी? इसका याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। रूपा जी आपको याद नहीं आ रहा सर। नहीं याद आ रहा। देखिए सिंपल हाँ है सर, याद इसकी नहीं आ शॉर्टकट की है, सिंपल है शिफ्ट F3। मैं वो कीबोर्ड से लाके दिखाता हूँ। देखिए शिफ्ट F3 में आपके 3 होते हैं, एक लोअर केस, अपर केस और कैपिटल, और एक होता है आपका क्या कहते हैं कैपिटल ईच वर्ड। आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के F3 प्रेस किया मैंने। यहाँ पे आपका F3 आ रहा नहीं आ रहा ना, फंक्शन के साथ आपका F3 आएगा।
ये हो गया आपका, ये हुआ कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया आपका। F3 प्रेस किया, हो गया कैपिटल लेटर आपका। यस सर। यहाँ मैं शिफ्ट के साथ अप्लाई करता हूँ F3, तो यहाँ देखिए हो जाएगा स्मॉल लेटर। तो शॉर्टकट की क्या है इसकी, शिफ्ट प्लस F3। ओके, इसको याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस F3 आपके क्या कहते हैं, चेंज केस की शॉर्टकट की। अब यहीं पे अगर आप देखिए, आप सबको होम टैब ऑलरेडी कंप्लीट ही है ना, और मैं यहाँ पे इंसर्ट है, लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया। मैं आपसे जो एक सवाल पूछता हूँ, क्या MS वर्ड के अंदर सेलेक्ट का ऑप्शन होता है कहीं पे, सेलेक्ट का ऑप्शन? जैसे कंट्रोल, जैसे आपका कंट्रोल A होता है, ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन, वैसे ही आपका कहीं सेलेक्ट का ऑप्शन होता है कि MS वर्ड में? ऐसे कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करते हो ऑल सेलेक्ट के लिए, वैसे ही वो ऑप्शन जो प्रेस करते हो कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट के लिए, वो ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन कहीं आपको मिलता है MS वर्ड में, बताइए। यस सर, शायद फाइल में सर। फाइल में आता है ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन। चलिए मैं फाइल पे चला गया, यहाँ मुझे नहीं मिल रहा ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन, बताइए कहाँ पे है। इंसर्ट हो गए, किस पे? इंसर्ट। इंसर्ट पे क्या, बताइए। ये भी आपको बताना है, देखिए बिना टैब पे जाके ये बताइए वो आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ मिले, वो कौन से टैब में मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा मतलब है कि लेफ्ट मिलेगा कि राइट में मिलेगा, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए वो टूल आपको कहाँ मिलेगा। रूपा जी आप बताइए। देवजानी जी आप बताइए। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। मैंने कहा जो हम ऑल सेलेक्ट करते हैं ना कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, वो जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपको माउस से क्लिक करना हुआ, माउस से सेलेक्ट करना हुआ ऑल सेलेक्ट, तो किस ऑप्शन को इस्तेमाल करोगे और वो ऑप्शन को कहाँ मिलेगा? सर फाइल में होगा सर। अभी फाइल हमने चेक किया था, को फाइल हमें फाइल में नहीं मिला वो ऑप्शन, देखिए यहाँ पे। एक मिनट आरती जी, आरती जी आप आइए क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने का। ये बताइए इतनी देर से आपने माइक को अनम्यूट क्यों नहीं किया? सर वो सर कहीं अभी चले गए। अच्छा कहीं चले गए थे आप, मतलब तीनों के तीनों कहीं ना कहीं चले गए थे, आप, अभिषेक जी और मुकेश जी। सर नहीं बोल नहीं सर, मेरा कुछ और ही प्रॉब्लम हो गया था। सर हाँ बोलिए रूपा जी। सर क्या पूछ रहे, बोलिए। सर रिफ्रेश में शायद से रेफरेंस में आपने क्लिक किया, देखिए पूजा कहते हैं आरती जी, क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं ना, ऑल सेलेक्ट, एक कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए, तो वो ऑप्शन ऑल सेलेक्ट वाला ऑप्शन मुझे MS वर्ड में कहाँ मिलेगा कि मैं माउस से क्लिक करके एक्सेस कर सकूं? वो टैब का नाम बताइए, है ना, टैब का नाम बताइए, ये बताइए मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है तो कौन सा टैब मिलता है, और टैब इस टैब में है तो कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट या राइट में या सेंटर में, ये भी आपको बताना है। सर आप होम में जाइए पहले। होम में जाऊं, देखो आपको ऐसे बताना है पूरा सर देखिए आरती जी आपने बताया होम टैब में मिलेगा, ये का नाम ना होम टैब में। सर नहीं अभी तक बोले नहीं, बस बोले आपको जाइए होम टैब में, बट इसको सेलेक्ट करके बताना कि ऑल सेलेक्ट हो जाता है ऐसे। नहीं आपको बताना ये ऑप्शन को कहाँ मिलेगा। सर इसमें ऐसे तो नहीं है इसमें कि यहाँ पे ऑल सेलेक्ट का कोई ऑप्शन आता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है इसके अंदर में। जो शॉर्टकट की आप अप्लाई करती हो ना, शॉर्टकट की आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब उसका ऑप्शन माउस के लिए होगा। सर वो जो एरो नजर आ रहा है सर ऊपर, कौन सा वाला, ये वाला एरो? हाँ हाँ, इसका और थोड़ा राइट में ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार में सर, इसका बगल में ये वाला एरो, ठीक है लीजिए। इसी में होगा। अब बताइए कहाँ है, देखिए मैं सिंपल से बताऊँ कहाँ पे है ये ऑप्शन मिलेगा आपको, होम टैब में।
ठीक है। सर होम टैब बोल रहा है। हाँ अच्छा, क्या कहा थी आपने? सर बोल रहे होम टैब में ही जाने के लिए। नहीं, मैंने पूछा आपसे होम टैब में ही मिलेगा। आप, मैंने बोला आपने होम टैब कहा है, मैंने इतना पूछा, आपने कहा नहीं सर मैंने अभी कंफर्म नहीं किया, बस मैं बोल रही थी जाने के लिए। आपने मुझे इतना Yes, बोल के sir, रोक, आपने मुझे इतना बोल के रोक दिया था। तो होम Yes, टैब में sir, मिले, हाँ but- हाँ एक मिनट, ये होम टैब में मिलेगा और मिलेगा आपको राइट में, ये देखिए ये आपका सेलेक्ट का ऑप्शन। Select. ओके, सर दिखा नहीं, फिर से एक बार बताइए। ये है ना आपका सेलेक्ट का ऑप्शन, ये है ना सेलेक्ट, दिख रहा है आपको सेलेक्ट का ऑप्शन? सर यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका और सेलेक्ट आ गया। उतना देर के लिए था ही पड़ेगा आई थिंक। है ना, लेकिन ये देखिए अगर आप काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो आपको एक एक टूल के बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अरेंज जो टैब है, अरेंज ग्रुप, ऐसे आपने देखा ना, ये स्टाइल ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अरेंज ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा बता सकते हो? अरेंज ग्रुप ये मिलेगा आपको लेआउट के अंदर में, अरेंज ग्रुप। ओके, सर एक क्वेश्चन था सर। पूछिए। सर जो पावर पॉइंट से पढ़ा रहे थे सर, उसको हम लोग पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे देखो आपको पावर पॉइंट शो हो रहा है, Yes, sir. आप यहाँ पे जाइए, देखिए अभी मैं कर रहा हूँ अनेबल टू एडिटिंग, इस पर क्लिक करके मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। अनेबल मैंने कर दिया, एडिटिंग को मैंने कर दिया अनेबल, तो अब मैं पावर पॉइंट में एडिटिंग भी कर सकता हूँ। देखिए अब सारे ऑप्शन शो हो गए मुझे ऊपर में। Yes, sir. तो आप जो फाइल पे जाइए, यहाँ कीजिए सेव एज को, सेव ऑलरेडी है, मैं कर रहा हूँ सेव एज। ठीक है, ब्राउज पे गया, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़िए, ये रहा जहाँ मेरा माउस रखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आ गया। देखो कोई भी आपको फाइल दिख रही है प्रेजेंटेशन की, ये मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, चलिए डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ मैं इसे। क्या नाम है उसका? 6 डे पावर एंड 6 डे फंडामेंटल क्लास, पीडीएफ में सेव। थोड़ा वेट कीजिए, पीडीएफ बन रहा है आपका ये। जी हाँ, मेरे पे मैसेज आया किसी का, मैं पढ़ता हूँ मैसेज। क्या दिखाया मुझे यहाँ पे? सर बाय, मुझे अभी क्लास जाना है, मेरी क्लास 12 बजे का है। ओके, तो देखिए मुकेश जी यहाँ पे पीडीएफ सेंड होगी और आपकी खुल गई इंटरनेट पे, देख रहे हो ना? चलिए मैं ऐसे मिनिमाइज करके आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। ये रही आपकी पीडीएफ। सर, जैसे कहीं अगर प्रेजेंटेशन देना हो हाँ तो मैक्सिमम सर किस ऑर्डर में देखिए, रहता है? ये आपका ये रहता है पावर पॉइंट में रहता है आपका फाइल, पीडीएफ में बिल्कुल नहीं रहता आपका फाइल वो। स्लाइड शो में ये हाँ रहता है सर। बिल्कुल पावर पॉइंट में रहता है। देखिए यहाँ राइट क्लिक करके दिखाता है, ये दिखा ना 6 डे कंप्यूटर फंडामेंटल, Yes, आपको राइट क्लिक कर दिखाता हूँ, इसकी एक्सटेंशन पीडीएफ हो रखी होगी आपकी। थोड़ा वेट कीजिए, प्रोसेस ले रहा है आपका ये। शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ पे आ गया? देखिए यहाँ पे जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज, और आप देखिए क्या लिखा है, एक्सटेंशन देखा ना पीडीएफ, yes, sir. है ना? तो हमने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी भी फोटो पावर पॉइंट में या वर्ड में एक्सेल जो भी आप काम करते हो उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। ओके सर आप जो वीडियो बनाते हैं हाँ, उसका लिंक सर हाइपर लिंक के द्वारा करते हैं? नहीं हाइपरलिंक के द्वारा मैं नहीं देता, मैं ये यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाती है उसकी, तो वहीं से आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा, है ना? तो चलिए, है ना? तो हमने यहाँ पे बहुत चीज़ सीखी है और बहुत चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत से लोगों ने अनम्यूट कर अपने माइक को म्यूट कर रखा था, अनम्यूट नहीं हो रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर दिक्कत बहुत हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, है ना? कि यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो लानी है, ठीक है? मुझे इसके बाद एक फ़ोटो लानी है, मुझे फ़ोटो के ऊपर में कोई भी एक टेक्स्ट लिखना है, तो कैसे करूँ मैं?
बताइए, यहाँ पे मुझे एक पिक्चर ले आनी है, पिक्चर के ऊपर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, वो मैं कैसे करूँ आप बताइए, मैंने आपको कॉल म्यूट कर दिया है। इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे सर। ठीक है, मैं इंसर्ट पे गया और मैं पिक्चर पे गया, कोई भी पिक्चर यहाँ ऐड कर लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग। हाँ, कोई भी पिक्चर मैंने यहाँ पे ले ली, मैंने ले हाँ। ली ये वाली पिक्चर। चलिए अब बताइए, अब मैं ये आ गया, मुझे इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, कैसे लिखूँ? सर इसके अंदर ही क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। देखिए मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर नहीं हो रहा, इसके बगल में टाइप हो रहा है। देख सकते हो मैं, सर वर्ड ये आर्ट देखिए वर्ड आर्ट अलग टेक्स्ट है, वर्ड आर्ट से आप कर सकते हो, लेकिन मुझे इसके ऊपर सिंपल पैराग्राफ लिखना है टेक्स्ट। सर ये जो साइड में एक आपका ये आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करिए सर। उसके बाद यहाँ पे सर एक सर यहाँ पे 3 राइट है, एक टेक्स्ट रैपिंग है सर, उसके ऊपर में एक एक करके लेके जाइए उसके ऊपर में। यहाँ पे ये सर मुझे इसका नाम पढ़ना है सर, यहाँ पे आप जाइएगा तो पता लगेगा ये मुझे। लीजिए, सर इसके बगल में पिक्चर लिया इसमें। सर यही से कोई ऑप्शन है या फिर पिक्चर लेआउट कहाँ पे बताइए, पिक्चर लेआउट में चला गया मैं, यहाँ पे देखिए। सर ये होम टैब में ही है सर, होम टैब में। इंसर्ट में आइए है सर। देखिए मैं वो चीज़ पूछ रहा हूँ जो आपको पढ़ा चुका हूँ, और इसलिए मैं आपको बड़ी थोड़ी रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। देखिए सिंपल है ये, आपको करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, जाना है फॉर्मेट पे, और आशीष जी आप सही थी, आपको रैप टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ हमें सॉरी हमें करना है बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे लाना हमें से। अब उसके ऊपर टेक्स्ट लिखिए आप, ये टाइप हो रहा है उसके ऊपर, टेक्स्ट हो रहा है टाइप इसके ऊपर, देखिए सर ओके। वर्ड आर्ट से भी लिखते तो ठीक है, वर्ड आर्ट आपका अलग होता है ना, वर्ड आर्ट का क्या काम क्या होता है, उस पर एडिट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, उसका टेक्स्ट ही अलग होता है। वर्ड आर्ट आपकी अलग चीज है, मैंने कहा आपको फोटो के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, वर्ड आर्ट से नहीं लिखना मैंने। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मंडे मिलेंगे किसी पावर पॉइंट वाली क्लास में, और मंडे को आपको बताऊंगा है ना कि EMI कैसे निकालते हैं ना, PMT हो गया, FV हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये सब कैसे निकालते हैं मैं आपको मंडे में बताऊंगा। तो क्या क्या हो गया सर इसमें एक बार लाइन देने के लिए बताए थे सर, कहाँ से बताए थे लाइन वाला? लाइन वाला कौन सा लाइन, कैसे मतलब? जैसे यहाँ से पूरा सीधा लाइन देखने से, स्ट्रेट लाइन सर। ऐसे? हाँ यस सर, ये वाला कैसे बताए थे? ये ऊपर आपको बैक स्पेस के बगल में माइनस का ऑप्शन दिख रहा है, माइनस का ऑप्शन बैक स्पेस के ऊपर देखिए, यहाँ होगा माइनस का ऑप्शन, उसे प्रेस कीजिए। मैं आपको कीबोर्ड में दिखाता हूँ, आपको ये वाला साइन प्रेस करना है, ये वाला साइन देखिए, प्रेस करो, मैं से प्रेस किया, अब 3-4 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ करना है एंटर। 3 बार सर माइनस करके उसके बाद हाँ एंटर कर अब देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये इजगल टू लिया, इजगल टू 3 बार इजगल टू टाइप किया, अब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन। बोर्ड सर अपने आप हो जा रहा है बोल ना? अब नहीं, वो डबल अंडरलाइन है, वो डबल आ जाए आपकी, सिंगल नहीं, वो डबल है आपकी, डबल है। अगर अब मुझे चीज़ थोड़ी जिगजैग चाहिए, जिगजैग भी आप ला सकते हो, है ना। आप इसको क्लिक कीजिए 3 बार, मैं दिखाता हूँ आपको। और जिगजैग वाला मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जिगजैग वाला भी ऑप्शन है कि जिगजैग लाइन भी आपकी आ सकती है इसका आपके अकॉर्डिंग, है ना। अगर आप स्टार 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 करते हो, स्टार स्टार से भी लाइन आता है आपका, स्टार हो गया आपका, हैशटैग हो गया, हैशटैग दबाओगे ना, हैशटैग मैं वो दिखाता हूँ यहाँ पे, एक बार ना शिफ्ट संभाल के हैशटैग किया, क्योंकि मैंने करवाया भी और हैशटैग का भी आपका काम दिखाता है। देखिए यहाँ पे 3 लाइन आ गई, 3 लाइन यहाँ पे आपके आगे 3 लाइन। अब यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ एक बार स्टार, देखिए स्टार का भी आपका काम है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट करा स्टार, ये आगे फिर डॉट 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 लाइन, स्टार आ गया सर, है ना। अब देखिए मैं अगर इसका इस्तेमाल करता हूँ ये वाला, डॉट डॉट। तो आपके आगे जिगजैग लाइन, क्या दबा थे सर? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको बटन दिख रहा है ये वाला, जो स्केप के बगल में बटन है ये वाला,
मैंने इस्तेमाल करता ये वाला साइन, देखिए ये वाला साइन दिख रहा है आपको, ये देखो इसकी बगल में जो साइन दिख रहा है आपको, ये। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, मंडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सर। है ना। तो रिविजन करते रहना, पावर पॉइंट का मुझे काम सेंड कर देना फटाफट ग्रुप के अंदर में, है ना। फिर मिलते हैं